हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है कि हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट लेकर चल रहे हैं और इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी को पता है कि हम अपना चैप्टर वाइज चीज़ें लेके चल रहे हैं। ठीक है, जैसे कल हमने आपको कब, कहाँ और कैसे चैप्टर से जितने भी 2011 से लेकर 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने सारे हल करवा दिए। तो जो बच्चे नहीं देखे होंगे वो जाके वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम चैप्टर 2 अपना शुरू करेंगे। कल इसमें आपके 23 क्वेश्चन पूरे टोटल 2011 से लेकर 2024 तक पूछे गए थे। मतलब अब तक के जितने भी एग्जाम हुए उसमें से 23 क्वेश्चन चैप्टर 1 से पूछा गया है, इतिहास में आपका। ठीक है, आज प्रारंभिक समाज हम स्टार्ट करेंगे। प्रारंभिक समाज में आपके 16 क्वेश्चन है। ठीक है, और उसके बाद प्रथम कृषक और चरवाहे। अब इसमें हम देखते हैं कितने क्वेश्चन हैं। तो हम आपको देखते हैं, अगर आज कवर होता है 2 से 3 चैप्टर आपको कवर करवा देंगे ताकि आपके एग्जाम आते आते सारी चीज़ें कवर हो जाएं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देख लेते हैं आपके किस में कितने कितने क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो लगभग कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, देखिए 23 क्वेश्चन हमने कल का पढ़ लिया है ये, और बाकी आपका प्रारंभिक समाज से आपके 14 क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरे चैप्टर से। तीसरे चैप्टर में से आपके 9 क्वेश्चन है और चौथे चैप्टर में प्रथम शहर में आपके 29 क्वेश्चन है। ठीक है, तो बाकी हम देख लेते हैं, जहाँ तक जितने क्वेश्चन खत्म होते हैं हम फटाफट से खत्म करके आपको ये पूरा खत्म करेंगे। तो आइए हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 पर। तो आप सभी देखिए प्रैक्टिस सेट करते रहिए। अगर ये प्रैक्टिस सेट अच्छी लगती है तो प्लीज़ सभी को शेयर भी कर दीजिएगा और आप सभी लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो हम आपको चीज़ें अलग अलग से करते हैं। ठीक है, देखिए इसके पहले हम आपको प्रीवियस ईयर करवा रहे थे, लेकिन जो मिक्स पेपर आता था वो करवाते थे, लेकिन फिर हम सोचे आपको चैप्टर वाइज करवाएं ताकि आपको चीज़ें पता रहे कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और उस चैप्टर को हमें ज़्यादा तैयार करना है। और हमने आपको बता दिया कि किस चैप्टर से कितने आपके क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है। ऑप्शन ए है कि उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है। ऑप्शन बी है कि उपनिषद का शाब्दिक अर्थ है गुरु के समीप बैठना। ऑप्शन सी है कि इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। ऑप्शन डी है कि प्राय ये विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। देखिए ये आपका शिफ्ट 2 में आया था, 2023 में आया था। ठीक है, तो देखिए उपनिषद, उपनिषद का मतलब क्या होता है, उपनिषद का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि गुरु के समीप बैठना। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका हम एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। देखिए हम एक्सप्लेनेशन इसलिए बता रहे हैं ताकि आप इस चैप्टर को भी पूरा पढ़ते चलिए। जैसे इस चैप्टर से आप क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम उसी तरह इस चैप्टर को भी पूरा पढ़ते चलिए कि इस चैप्टर में, दूसरे चैप्टर में आखिर है क्या। ठीक है, देखिए यहाँ पर होता है क्या, उपनिषद का शाब्दिक हमने आपको बता दिया कि गुरु के समीप बढ़ना, जो कि उपनिषद के संदर्भ में सही है। अब देखिए वैदिक साहित्य के विकास के अंतिम चरण में क्या होता है, आपका उपनिषद ग्रंथ आते हैं। इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, हम वेदांत भी कहते हैं। इसे याद रखिएगा, इसी कारण इन्हें हम वेदांत कहते हैं। और इनमें क्या होता है, देखिए जो दर्शन शास्त्र की विवेचना हुई है, इन्हीं में क्या हुआ है, दर्शन शास्त्र की आपकी विवेचना हुई है। और यद्यपि ये क्या है कि ये जो शास्त्र यत्र तत्र पहले माँ, एक सेकेंड थोड़ा सा, चलिए, यद्यपि यह शास्त्र यत्र तत्र पहले भी संहिताओं और आरण्यकों में आ चुका है। जैसे उपनिषद पर आधारित पुस्तक जैसे आपकी कौन कौन सी है, जिसमें प्रथम बार मोक्ष की चर्चा मिली। ठीक है, किस पर आधारित, उपनिषद पर आधारित जो पुस्तक है उसमें पहली बार क्या मिला था आपको, मोक्ष की चर्चा मिली थी। और इनमें कुछ क्षत्रिय राजाओं का भी उल्लेख किया गया है। इस पुस्तक में क्षत्रिय राजा का भी क्या किया गया है, उल्लेख किया गया है। अब देखिए उपनिषद से कोई भी आपको क्वेश्चन आएगा आप हल कर लेंगे अगर इतना आप पढ़ लेते हैं। ठीक है, नोट में क्या दिया गया, छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, जबकि जाबालोपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख। अब यहाँ से क्वेश्चन आपको उपनिषद से कोई भी आ सकता है, तो आपको पूछ सकता है, मान लीजिए यहाँ पे छांदोग्य से पूछ दिया कि कितने आश्रम का उल्लेख है, तो छांदोग में, मतलब देखिए इसमें ट्रिक से याद कर लीजिएगा, 6 इसका आधा कर दीजिए 3। ठीक है, इसमें 3 हो गया। और जाबालोपनिषद, ठीक है, इसमें 4 हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या पूछा है कि एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहां, ऑप्शन ए कि महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है। ऑप्शन बी है कि महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं। ऑप्शन सी है कि महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। ऑप्शन डी है कि महिलाओं के पास पुरुषों की तरह के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। अब देखिए पितृत्मक,
समाज, मतलब यहाँ सिर्फ पुरुषों का क्या होता है, सबसे ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि महिलाओं को विभिन्न तरीके से भेदभाव और उत्पीड़न का क्या करना पड़ता है, सामना। देखिए अभी मातृसत्तात्मक चल रहा है, मोदी जी ने मातृसत्तात्मक करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले क्या था, पितृसत्तात्मक समाज था। जब पितृसत्तात्मक था तो उस समय महिलाओं को अलग अलग तरीके के भेदभाव सहने पड़ते थे और पुरुष जो थे वो अपने को बहुत महान समझते थे, महिलाओं को मारते पीटते थे इस तरीके से, तो उत्पीड़न का सामना भी उनको बहुत सारा करना पड़ता था। आइए थोड़ा सा इसका डिटेल भी आपको दिखा देते हैं ताकि यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आए तो आप सभी क्या करें, भूले ना। अब देखिए इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि देखिए कि पितृसत्तात्मक हमने भी बता दिया कि महिला के विभिन्न तरीके से क्या होता है, इसमें भेदभाव होता है। और देखिए पितृसत्तात्मक का आशय क्या है, पिता की सत्ता, आप सभी को पता है। मातृसत्तात्मक मतलब माता की सत्ता, पितृसत्तात्मक मतलब पिता की सत्ता, जहाँ परिवार की सत्ता पिता के हाथ में होती है और पिता के बाद उसके पुत्र, मतलब वही समझ लीजिए कि जो पुरुष होते हैं एक दूसरे के बाद, और कुल मिला के सारे प्रबंध का जो पुरुषों का वर्चस्व होता है, मतलब उनका उन्हीं का वर्चस्व होता है, महिलाएं वहाँ कुछ नहीं थी। अभी भी बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ पर पुरुषों का ही वर्चस्व चलता है, महिलाएं वहाँ पर कुछ नहीं बोल सकती। ठीक है, और जहाँ स्त्रियों के लिए कोई अधिकार नहीं है। इस समाज में पुरुष प्रधान एवं स्त्रियां गौड़ होती हैं। अब आप इस तो समझ ही गए होंगे, तो इसको क्या ही बताना, टाइम पास होगा आपका फालतू। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। बस समझ लीजिएगा कि पुरुष अपना यहाँ पर अपना वर्चस्व दिखाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, प्राचीन भारत के लेखों के संदर्भ में ए तथा बी कथनों को पढ़ें और विकल्प चुनें। ऑप्शन है कि पुराणों का पाठ प्रत्येक व्यक्ति के पढ़ने के लिए था, शूद्र भी इसे पढ़ते थे। तो क्या शूद्र पढ़ते थे? बिल्कुल नहीं, पढ़ने ही नहीं दिया जाता था उन्हें, तो ये गलत हो गया। शूद्रों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो ये बात सही है कि उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, गलत है, और बी हमारा सही है। अब यहाँ पर हम मिलान कर लेते हैं कौन सा सही है। ए क्या बताए, सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए सही है, परंतु बी क्या आपका, सॉरी ए सही नहीं बताया ना, ए गलत बताया ना, क्योंकि शूद्र इसे पढ़ते थे, नहीं पढ़ते थे। ए गलत है और बी सही है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, ए गलत, ये दोनों गलत, ए गलत, ये देखिए ये मिलेगा। देखिए कि ऑप्शन भी कितना ट्रिक से दिया है कि आप ए ऑप्शन ए मार दीजिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए आप सभी। देखिए होता क्या है कि प्राचीन भारत में के लेख में संदर्भ में पुराणों का क्या था, पाठ शूद्र को पढ़ने की अनुमति नहीं थी। जो शूद्र लोग थे उन्हें पाठ पढ़ने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, अभी हमने बताया। और देखिए आगे चलते हैं। देखिए प्राचीन पुराणों में शिव, दुर्गा, पार्वती या जो देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं, इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं, और इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि की रचना और राजाओं के बारे में कहानियां हैं। जो आपका ये बताया गया पुराण है। पुराण में क्या क्या है कि विष्णु हो गए और भगवान शिव हो गए, माता दुर्गा हो गई या पार्वती जी हो गई, जो भी देवी देवता हैं उनसे जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ इसमें हैं। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में रची गई? तो आपका ऋग्वेद आप सभी को पता है कि संस्कृत में रची गई है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मृतकों को उनके सामान के साथ दफनाए जाने के कारण की सबसे अच्छी व्याख्या है? ऑप्शन ए है कि मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। ऑप्शन बी है कि परिवार के सदस्य को मृतक के सामान की आवश्यकता नहीं थी। ऑप्शन सी है कि मृतक के सामान का उपयोग करना अशुभ माना जाता था। ऑप्शन डी है कि मृतक की स्थिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा किया जाता था। तो देखिए पहले के लोग जो रहते थे, जो मृतक होते थे उनको दफनाते थे। कल हमने जैसे कि आपको हमने जो चैप्टर कल पढ़ाया उसमें एक मोहनजोदड़ो था, और उस सब जो हम पढ़ाए थे तो उसमें एक महापाषाण था, तो उसमें भी हमने पढ़ाए थे। तो इसमें क्या था कि लोग ना मृतक को, जैसे जो भी व्यक्ति मर गया उसको दफना देते थे। दफनाने के बाद ना उनके साथ ना बहुत सारे सामान इकट्ठा करके उनको उनके साथ दफना देते थे। तो उनका ये था ना कि ये मतलब कि कभी ना कभी ये जिंदा हो जाएंगे, फिर ये अपने सामानों को यूज करेंगे। तो उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी जीवन में लोगों का विश्वास था। ठीक है, ये तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन देखिए अगला। देखिए उस समय क्या होता था ना कि जब ये दाह संस्कार करते थे ना, तो ये इसलिए जरूरती चीज़ों को दफनाते थे क्योंकि उनका मानना था ना कि आदमी पुनः फिर से वो जिंदा हो जाएगा, फिर वो अपने सामान को यूज करेगा वहाँ पे। तो इस तरीके की उनकी थिंकिंग थोड़ी थी, इसलिए वो दफनाते थे। अब आगे क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र में भूस्वामियों को विल्लार कहा जाता था? तो जो आपके तमिल क्षेत्र थे वहाँ पर भूस्वामियों क्या कहते थे, विल्लार कहते थे। अब इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा हम देख लेंगे, ज़्यादा तो दिया नहीं है।
आइए देख लेते हैं। देखिए, तमिल क्षेत्र के भूस्वामी को क्या कहते थे? बेल्लार कहा जाता था। संगम युग में साधारण हल चलाने वाले को उझावर के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, पूछ सकता है कि संगम युग में जो साधारण हल चलाने वाले लोग होते थे उन्हें क्या कहते थे? तो उझावर के नाम से जाना जाता था। और दासों सहित भूमिहीन मजदूरों को कदैसियार की और अदिमई के नाम से जाना जाता था। भूमिहीन जो मजदूर थे उसे कैसे? कदैसियार और अदिमई, इन्हें याद रखिएगा। ये 3 याद रखिएगा। तीनों में से कोई एक तो आपको पूछ ही सकता है। जो 2023 में ये पूछा है बेल्लार को, तो हो सकता है आपको अभी उझावर को पूछ दे या कैदी-सियार को पूछ दे। ठीक है, अब सिंपल से याद रख लीजिएगा। ये नहीं याद हो रहा है कैदी सियार, मतलब सियार कैदे सियार है, लेकिन तो आप कैदी सियार कर लीजिएगा। जो सियार होते हैं हम लोग के गांव में, उनसे याद कर लीजिएगा। अदिमई मतलब आदिमानव के रूप में ऐसे याद कर लीजिएगा। ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अब कथन और कारक के क्वेश्चन है। देखिए, आप सभी को थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि शादियों का माहौल है। हम लोग खुद थक चुके हैं आवाज़ सुन सुन के, क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि कथन ए तथा बी को पढ़े तथा सही विकल्प चुने। ऑप्शन ए है कि ब्राह्मणों को सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी, तो ये सही बात है। सामिस का मतलब क्या होता है? कि जो मांस मछली होता है, तो ये ब्राह्मणों को अनुमति नहीं थी कि वो कर सकें। ऑप्शन कथन बी है क्यों? क्योंकि बुद्ध धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है ने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी। तो ये सही बात है कि वो एक खास किस्म की मछली आती थी जो वो खा सकते थे, लेकिन तो ये सामिस भोजन, वो मांस इस तरीके का नहीं खा सकते थे, उनको वो अलग से आता था। तो यहाँ पर सही कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि दोनों हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलिए, बाकी इसका एक्सप्लेनेशन तो हमने आपको बता ही दिया, तो इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि उत्तराधिकार की सहदायाद प्रथा का अर्थ है। ऑप्शन ए है कि पसंदीदा पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। ऑप्शन बी है कि ज्येष्ठ पुत्र को अपने पिता की संपत्ति विरासत में मिलना। ऑप्शन सी है कि सभी पुत्रों व पुत्रियों की के बीच विरासत का विभाजन। ऑप्शन डी है कि सभी पुत्रों के बीच विरासत का विभाजन। तो देखिए, उत्तराधिकार का सहदायाद प्रथा का अर्थ क्या है ये बताना आपको। तो यहाँ पर आइए, जो हमारा सही होगा उत्तर क्या होगा सही? तो देखिए, सभी पुत्र के बीच विरासत का विभाजन। जो विरासत का हम विभाजन करते हैं, मतलब जो आपके पास खेती बाड़ी घर द्वार जो भी है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तराधिकार की सहदायत प्रथा का यही अर्थ होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसका क्या देखेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको पता रहे। देखिए, होता क्या है यहाँ पर कि उत्तराधिकार को 2 परंपराएं हैं। ठीक है, उत्तराधिकार की 2 परंपराएं हैं। पहला क्या आपका? ज्येष्ठाधिकार और तथा सहदायत दयाद। और ज्येष्ठ अधिकार में सबसे पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होता था, और तथा सहदायत में क्या है कि सगे पुत्र के बीच विरासत का विभाजन होता था। ठीक है, और मुगल काल में इस परंपरा का पालन किया जाता था। कब किया जाता था? तो ये पूछ सकता है कि जो सहदायत है इस परंपरा का जो अनुपालन है वो कब किया जाता था? तो ये मुगल काल में किया जाता था। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। चलिए, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको दिखे। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों का उत्तर भारत के गांव में उनकी अनुरूप भूमिका के साथ मिलान कीजिए। ऑप्शन है ग्राम भोजक, बी है गृहपति, सी है दास कर्मकार। तो जमीन की दूसरे की जमीन पर काम करने वाले, और दूसरा है शिल्पकार, तीसरा आपका है स्वतंत्र कृषक, चौथा आपका है भूस्वामी प्रमुख। तो उत्तर क्या होगा बताइएगा आप सभी। तो आइए हम यहाँ पर मिलान करते हैं, आप सभी मिला लीजिएगा। देखिए, ग्राम भोजक क्या होता है? भूस्वामी होता है, मतलब ग्राम का प्रमुख होता है। तो ये 4 पर जाएगा। बी में हम देख लेते हैं गृहपति कौन होते हैं? वो स्वतंत्र कृषक होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र कृषक होते हैं। सी में हम देख लेते हैं दास कर्मकार, ये क्या होते हैं? दूसरे की जमीन पर काम करने वाले होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी का 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ए का 4, बी का 3, सी का 1। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अपने। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं में निम्न में से किन कारणों से भिन्न था? ऑप्शन ए है कि इसमें बुद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई, बी है कि इसमें बोधिस्त्व एकांतवास में रहते थे, सी है कि इसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी, डी है कि बोधिस्त्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। ऑप्शन यहाँ पर ए है कि ए और बी सही है, बी है कि बी सी सही है, सी है कि सी डी सही है, और डी है कि ए डी सही है। अब आप सभी बताइएगा कि कौन सा उत्तर सही है।
तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसमें से बुद्ध की उपस्थिति दर्शाई गई नहीं। एकांतावास में रहते थे, ये बिल्कुल नहीं। यहाँ पर क्या होता था कि इसमें बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। किसमें? महायान मतलब बौद्ध धर्म की जो आरंभिक मान्यता थी उसमें ये मतलब कि इनमें से किन कारणों से भिन्न थी? इसलिए भिन्न थी क्योंकि इसमें बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई थी। और क्या हुआ था कि बोधिसत्व अन्य लोगों को शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए थे। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि ऋग्वैदिक काल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है कि कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, बिल्कुल नहीं होती थी। और बी है कि कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी, ये भी सही बात है। ऋग्वेद काल में जो प्रार्थनाएं थी उसमें कुछ ऐसी रचनाएं थी जो महिलाओं ने भी की थी। आगे चलते हैं नेक्स्ट पर हम। तो ये दो आपके सही हो गए। यहाँ पर देखिए ऑप्शन वाले हैं तो थोड़े ऑप्शन बड़े हैं तो हम इसको बाद में दिखाएंगे, ठीक है। ये ए भी सही है। आगे सी डी को देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलिए यहाँ पर जो सी आपका है, सी में देखिए दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि दास और दस्यु यज्ञ करते थे। राजाओं के पास राजधानी नगर या महल नहीं थे। तो ये बात आपका सही है या गलत है आप सभी बताइएगा। तो देखिए ये बात गलत है, ठीक है। सी जो आपका है, जो सी है वो आपका गलत है, ठीक है। नहीं होते थे, ठीक है। दास और दस्यु भी यज्ञ करते थे, ऐसा बिल्कुल नहीं करते थे। लेकिन जो आपका डी है वो बिल्कुल सही है। उस समय ऐसा नहीं था, राजा राजाओं के पास राजधानी नगर या महल नहीं थे। तो ये सही बात है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं कि ये ऋग्वेद काल का बात बोल रहा है, ठीक है। ये 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इसका एक्सप्लेनेशन आपको देखना है तो देख लीजिए। थोड़ा सा हम यहाँ पर दिखा देते हैं फटाफट से। देखिए ऋग्वेद में क्या है कि कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, आप सभी को हमने बताया। प्रार्थना की रचना महिलाओं ने की थी, हमने अभी आपको बताया। और उसके बाद बहुत सारे ऐसी प्रार्थनाएं थी जो महिलाओं ने की थी उसकी रचना। और राजाओं के पास देखिए राजधानी या नगर महल ऐसे नहीं होते थे। और वैदिक काल जो आपका था वो आर्यों के भौतिक जीवन के बारे में कुछ आभास मिलता है। और यहाँ क्या होता है कि भारत में इनकी सफलता के कारण क्या थे? तो भारत में इनकी सफलता के कारण थे कि जैसे घोड़े हो गए, रथ हो गए और समुद्र कांसे के कुछ अस्त्र शस्त्र उपकरण जिनके बारे में हमें क्या था, पुरातात्विक प्रमाण मिले। और ऋग्वेद के जो प्राचीनतम काल के फाल का उल्लेख मिलता है वो आर्यों के विभिन्न ऋतु के बारे में जानकारी थी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जो मैस्कुलर है, मैस्कुलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ पर बताया था? मध्य एशिया माना है। मैस्कुलर कहाँ माने हैं? मध्य एशिया। तो पूछ सकता है मैस्कुलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ माना है? तो मध्य एशिया माना है, जो कि सर्वाधिक मान्य अवधारणा है, ठीक है। बहुत सारी अवधारणाएं हैं लेकिन कुछ के जो सर्वाधिक होते हैं उनके ज्यादातर मान्य होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि ज्येष्ठाधिकार का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन ए है कि ज्येष्ठ पुत्र ने अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ देखिए आप सभी मिलान करना है। ऑप्शन ए है गढ़, बी है संघ, सी है श्रेणी और डी है ग्राम भोजक। तो अभी उधर हम ग्राम भोजक का भी आपको बताए थे। तो ग्राम भोजक क्या होता है? देखिए ऑप्शन नंबर ए जो हमारा होगा वो 2 में जाएगा। दो गढ़, गढ़ जो है वो बहु सदस्यों वाला दल होता है, ठीक है। और ऑप्शन जो बी है वो हमारा 1 में जाएगा कि संघ, संघ का मतलब संगठन या समूह होता है, आप सभी को पता है। और ऑप्शन नंबर जो सी है श्रेणी, श्रेणी आप 4 में मतलब श्रेणी का मतलब व्यापारिक संगठन होता है। ग्राम भोजक हमने अभी इधर बताया था आपको कि ग्राम भोजक का मतलब ग्राम का मुखिया होता है। तो डी का 4 हो गया, ठीक है। तो सॉरी डी का 3 हो गया। एक सेकंड रुकिएगा। 2 1 3 2 1 4 3 होगा ना? डी का 3 होगा। डी का 3 कहीं दिया ही नहीं है, एक सेकंड रुक जाइएगा। यहाँ देखिएगा जो ऑप्शन है ना वो गलत दे दिया है, ठीक है। बाकी ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा लेकिन डी में जो होगा वो 3 होगा, ठीक है। ग्राम भोजक का मतलब ग्राम मुखिया होता है तो ये 3 होगा। इन्होंने यहाँ पर 2 दिया है, बाई मिस्टेक हो गया होगा, तो यहाँ पर 3 रहेगा, ठीक है, बना लीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन आपका कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 की वर्ण क्रम पर निम्नलिखित कथनों ए और बी को पढ़िए। ऑप्शन है कि उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मणों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, तो ये सही बात है। और यह विभाजन पदानुक्रम और निचले वर्णों के विरुद्ध भेदभाव पर आधारित था, ये भी बात सही है। ऑप्शन बी है कि कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई स्वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, तो ये भी सही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सी। ए और बी दोनों सही हैं, बी का कारण ए है, ठीक है, इसका कारण जो है वो ए है। तो ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। तो चलिए आइए हम पहुंच गए अपने चैप्टर नंबर 3 पर। 3 के बाद हम 4 पर चलते हैं। तो 3 में आपसे क्या 3 चैप्टर नाम क्या है आपका? प्रथम कृषक और चरवाहे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ये चैप्टर जो है इससे आपको लगभग शायद 9 क्वेश्चन है,
ठीक है, तो चलिए इसको भी हम कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन देखिए, सही नहीं है। आखेटक मतलब खाद्य संग्राहक समुदाय एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों जाते थे, तो ये क्वेश्चन पूछा है। तो ऑप्शन देखिए कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। ठीक है, 3 यहाँ पर पॉजिटिव है, 1 निगेटिव है। निगेटिव को पूछ रहा है कि ढूंढना है आपको। ऑप्शन ए है कि वे आसपास के पौधे फलों जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक दूसरे के स्थान क्यों जाते थे, ये इसीलिए क्योंकि आसपास की चीज़ें खाकर खत्म कर दिए तभी वो दूसरे स्थान पर जाते थे। ऑप्शन बी है कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, ये भी बात सही है। ऑप्शन सी है कि पेड़ों और पौधों के फल फूल अलग अलग मौसम में आते थे, ये भी बात सही है कि अलग अलग मौसम में अलग अलग जगहों पर आते थे तो वो उसके लिए जाते थे। और ऑप्शन डी है कि एक जगह तलाश कर रहे थे जहां राज्य स्थापित कर सके, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आखेटक खाद्य थे वो घुमंतू टाइप के थे, मतलब घूम घूम के इधर उधर जाते थे, चीज़ों को लेके आते थे, एक जगह नहीं रहते थे। तो ऑप्शन नंबर जो डी गलत है, तो गलत ही पूछा है, तो बाकी तीनों गलत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, ये आपको 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है कि जैसे जैसे लोगों ने पशुओं को पालतू बनाना आरंभ किया, पालतू पशु धीरे धीरे जंगली पशुओं से इस रूप से भिन्न होते गए। ऑप्शन ए है कि उनके दांत छोटे हो गए। ऑप्शन बी है कि उनके सींग छोटे हो गए। ऑप्शन ए है केवल ए सही है। ऑप्शन बी है केवल बी सही है। ऑप्शन सी है कि ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन डी है कि ए और बी दोनों सही नहीं है। अब उत्तर दीजिए क्या होगा। तो देखिए जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ए बी दोनों सही है। ये बिल्कुल सही बात है कि उनके क्या कहते हैं, दांत जो होते हैं, झाग नहीं होगा, यहाँ दांत होगा, दांत छोटे होते हैं और उनके जो सींग होती हैं वो भी छोटे हो गए। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। ठीक है, अभी खाद्य आखेटक के बारे में पूछा है, फिर से वही पूछा। देखिए क्वेश्चन घुमा के पूछ दिया कि पहले पूछा कि घूमने का कारण क्या था, नहीं था, यहाँ पर भी वही चीज़ें पूछ दिया। ये भी आपको 2023 में ही पूछा गया है, और ये देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया, 2014 में भी पूछा गया आपसे। ठीक है, ऑप्शन ए है कि एक स्थान पर रहने से संसाधनों की कमी हो जाती थी। बी है कि उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे। ऑप्शन सी है कि संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना। ऑप्शन डी है कि जल संसाधनों की खोज के लिए। तो देखिए जो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा कि आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था। ठीक है, तो बताइएगा क्या नहीं था कारण। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगी। संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना, ये इनका ऐसा घूमने का कारण नहीं था। ठीक है, बाकी ये सारी चीजें क्या थी, घूमने के कारण थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया कि मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्ष पहले गांव में रहना आरंभ किया था, निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे। ऑप्शन ए है कि नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, बी है सुलेमान तथा किरधर पहाड़ियां, सी है गंगा तथा यमुना दोआ, डी है आपका दक्कन का कोंकण। ठीक है, उत्तर दीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सुलेमान तथा किरधर की पहाड़ियाँ। थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पर। देखिए होता क्या है यहाँ पर कि यहाँ 8000 वर्ष पूर्व जो मानव थे वो निवास की स्थिति को दर्शाता है। कहाँ पर, आपके सुलेमान और किरधर की पहाड़ी में। ये पूरा तथ्य द्वारा खोजा गया था। तो देखिए वर्तमान में यह स्थल आपका कहाँ है, तो ये पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में स्थित है। ठीक है, क्रमशः कहाँ है, पाकिस्तान से अफगानिस्तान में है। और मेहरगढ़ यही था, स्थित था, और जहाँ पर प्राचीनतम मानव बस्ती के प्रमाण पाए गए हैं। तो जो मानव बस्तियाँ थी उनके प्रमाण यहीं पर पाए गए हैं, और यहाँ से जो आपका नौपाषाण काल है तथा हड़प्पा काल के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ, सुलेमान और किरधर की पहाड़ियों से, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछना चाह रहा है कि 5वीं एवं 6ठी शताब्दी वर्तमान के तमिलनाडु में बड़े स्तर पर खेती करने के लिए यह आवश्यक था कि ऑप्शन ए कि सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो, बी है कि भूमि का वन रोपण किया जाए, सी है कि घास स्थलों को हटाया जाए, डी है कि अधिकारियों को करों का भुगतान किया जाए। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि सिंचाई के लिए तटबंधों का निर्माण हो, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका पूछा गया कि प्राचीन तमिलनाडु में डैश की बस्तियों को उर कहते थे। तो ऑप्शन ए है व्यापारियों, बी है कुलीन या अभिजातों, सी है खेतिहरों किसानों, डी है शिल्पकारों। तो आप सभी को पता है कि प्राचीन काल में बस्ती को उर कहते थे, तो किसको, खेतिहर या किसानों की जो बस्तियां होती थी उसे हम उर कहते थे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखिएगा ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा पता चले। अभी आपको पता चल गया कि जो खेतिहर और किसान होते हैं उनको हम उर कहते थे, और उर की सबसे छोटी इकाई थी, ठीक है। और संपूर्ण समाज में मंडलों को विभक्त किया गया और प्रांतों का प्रशासन मुख्यतः चोल राजकुमारों के अधीन था। अब मंडल को विशाल भूभाग क्षेत्रों में बांटा गया, जिन्हें क्या कहा गया, कोट्टम कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कोट्टम। और प्रत्येक कोट्टम को अनेक नाडुओं अर्थात जनपद में विभक्त किया गया, ठीक है। और प्रत्येक नाडु में क्या थे, अनेक कुर्रम और ग्राम समूह मिले थे। और ग्राम या उर प्रशासन की सबसे छोटी क्या थी, आपकी इकाई थी। ये अलग अलग थे, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए और इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इसमें से आपको क्वेश्चन घुमा के पूछ दे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि लगभग 2300 वर्ष पूर्व तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को कहते थे। ऑप्शन ए है विल्लार, बी है उछवार, सी है आपका कैडेसियार, डी है आपका अधिमई। अभी ये हमने अभी ऊपर ही पढ़ा है आपको, जो बच्चे ध्यान से पढ़े होंगे उन्हें पता होगा कि 23 वर्ष पूर्व जो तमिल क्षेत्र है, तमिल क्षेत्र के जो भूस्वामी रहते थे उन्हें हम क्या कहते थे, बिल्लार कहते थे। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए, क्वेश्चन क्या है कि हमें ज्ञात है कि हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था, क्योंकि पुरातात्विक को साक्ष्य या प्रमाण मिले हैं डेडेस के। ऑप्शन ए है वास्तविक हल के, बी है मोहर व उत्कीर्ण किया हुआ हल, सी है खिलौना हल, डी आपका गुफा में बनाए गए चित्र में हल। तो किसके साक्ष्य मिले ये बताइए। तो देखिए, उनको ना खिलौना हल के उनको साक्ष्य मिले थे। किसको, जो हड़प्पा कालीन लोगों ने हल का प्रयोग किया था, क्योंकि पुरातात्विक को साक्ष्य मतलब जो प्रमाण मिले हैं, जो जिन्होंने खोजा है उनको प्रमाण मिले हैं, तो वो खिलौना हल का प्रमाण मिला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन 9 आपका है कि हमें आरंभिक कृषक व पशुपालकों के बारे में कैसे पता चला। जो आपके आरंभिक कृषक थे या पशुपालक थे उनके बारे में कैसे पता चला। ऑप्शन ए कि क्या हमारे पास उस समय का लिखित रिकॉर्ड है। ऑप्शन बी है कि हमारे पास अनाजों और जानवर की हड्डियों के साक्ष्य है। तो ऑप्शन ए है कि केवल ए, ऑप्शन बी है केवल बी, ऑप्शन सी है कि ए बी दोनों, ऑप्शन डी है कि न तो ए और न तो बी। उत्तर दीजिए क्या होगा। तो देखिए, आप सभी को पता है कि उस समय में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था। जो हड्डियों और जानवरों या अनाजों के जो भी साक्ष्य हम ढूंढते थे वो हमें मिलता था, तो उसी से हमें पता चला है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि केवल बी, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम अब आइए, हम सभी पहुंच गए अपने चैप्टर 4 पर, ठीक है। बहुत जल्द ही हम अपने लेक्चर को पूरा कर लेंगे, इतिहास को खत्म करेंगे, फिर भूगोल की बारी आएगी, ठीक है। अब हम चैप्टर 4 पर पहुंच चुके हैं। तो चलिए, चैप्टर 4 में कितने क्वेश्चन हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मध्ययुगीन काल के वाणिज्य शहर का लक्षण रूपक है। ऑप्शन ए है कि मंदिर अर्थव्यवस्था एवं समाज दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण होता था। ऑप्शन बी है कि यह राजाओं की राजधानी होता था। ऑप्शन सी है कि वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था। ऑप्शन डी है कि पुरोहितों एवं तीर्थयात्री वहाँ के नागरिक और यात्रियों की मुख्य संरचना संयोजन बनाते थे। तो ये क्वेश्चन जो आपका है, देखिए चैप्टर 4 है, चैप्टर का नाम प्रथम शहर है। तो ये क्वेश्चन आपको 2022 में पूछा गया है। उत्तर दीजिए क्या होगा। तो देखिए, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि वहाँ सामान्यतः मंडपिका होता था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग बनाते थे। ऑप्शन ए है पत्थर की मुहरें, बी है पीले रंग के डिजाइन किए गए पात्र, सी है लोहे की बनी तकलियां, डी है सोने से बने बर्तन। ऑप्शन ए है कि केवल ए बी सी, ऑप्शन बी है कि केवल बी सी डी, ऑप्शन सी है कि केवल ए और तथा सी, ऑप्शन डी है कि केवल ए तथा डी। तो देखिए, जो आपके हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पत्थर की मोहरें बनाते थे, ये बात बिल्कुल सही है। और वो क्या करते थे कि सोने से बने बर्तन, बाकी ये दोनों चीज़ें वो नहीं यूज करते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हड़प्पा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि हमें यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमें मिल जाए। देखिए, हड़प्पा के नगरों से पुरातात्विक की जो चीज़ें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई तांबे तथा कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए थे, ठीक है। और सोने व चांदी के गहने व बर्तन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहर बनाते थे। इन आयतकार मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के क्या होते थे, चित्र मिलते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे, काले रंग से डिजाइन बने हुए मिट्टी लाल बर्तन भी बनाते थे। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा है कि पुरास्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए है कि वह स्थान जहां वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, बी है कि एक केवल जमीन के ऊपर ही पाए जाते हैं, सी है कि ये केवल जमीन के अंदर ही पाए जाते हैं, डी है कि ये समुद्र और नदी के तल में कभी नहीं पाए जाते। ऑप्शन ए है कि ए, बी और सी, ऑप्शन बी है कि केवल डी, ऑप्शन सी है केवल ए, ऑप्शन डी है केवल ए और बी। उत्तर दीजिए क्या होगा आप सभी।
तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही होगा कि केवल ए। देखिए पूरा स्थलों के संदर्भ में ये आपका सही है कि वह स्थान जहाँ वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, पूरा स्थल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, तो सी यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। तो आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन को दोहराया जा रहा है। अभी हमने आपको कितने क्वेश्चन दिखाए जो दोहराए गए हैं। देखिए 2022 में पूछा गया, 2021 में भी पूछा गया है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों शहरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। ऑप्शन एक है कि लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। ऑप्शन बी है कि कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन है कि केवल एक सत्य है। ऑप्शन दो है बी है कि केवल दो सत्य है। ऑप्शन सी है कि एक दो सत्य है। ऑप्शन डी है कि एक और दो दोनों सत्य हैं। सारे दोनों गलत हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर हमारे दोनों चीज़ें सही होंगी। जो लोथल में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ क्या किया जाता था, यज्ञ किया जाते होंगे। और जो कालीबंगा में जूते हुए खेत के भी हमें साक्ष्य मिले, सभी को पता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है यहाँ पर सही कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। ऑप्शन बी है कि हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से है। ऑप्शन सी है कि एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। तो ऐसा बिल्कुल नहीं ना कि बहुत आवश्यक था, नहीं आप हमारे उपदेश को मानिए ही, आपकी मर्जी है, आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है तो मत मानिए। बाकी हमारा ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा गया कि भीमबेटका के पुरा स्थल भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। तो आप सभी को पता है कि भीमबेटका के जो पुरा स्थल है वो आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7 को ध्यान से देखिएगा, ऑप्शन थोड़ा बड़ा है तो हम उसको बाद में दिखाएंगे। क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर हम ऑप्शन दिखाते हैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन आपका क्या है कि निम्न शुरुआती नगरों में से किस स्थान से कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से चिपके हुए मिले। ठीक है, देखिए निम्न से शुरुआती नगरों में से किस स्थान से, स्थान का नाम पूछा है कि कपड़े के टुकड़े के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन से क्या हुआ, चिपका हुआ मिला। अब आगे चलते हैं, ऑप्शन दिखाते हैं आपको। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन देख लीजिए, क्या हड़प्पा सॉरी मोहनजोदड़ो से मिला था। बी है कि क्या हड़प्पा से मिला था। सी है लोथल से मिला था। डी है कालीबंगा से मिला था। तो देखिए 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सभी को पता है कि ये हमें कहाँ से मिला था, मोहनजोदड़ो से मिला था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित में का मिलान कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए मिलान करना आपको सूची 1 और सूची 2 से, ठीक है। तो हमारा क्या है, नगर दुर्ग। नगर दुर्ग आपका कहाँ है, तो ये आपका मोहनजोदड़ो, ठीक है। नगर दुर्ग को हम कहाँ से मिलाएंगे, मोहनजोदड़ो। अग्निकुंड, अग्निकुंड को हम मिलाएंगे कहाँ से, कालीबंगा, ठीक है। अग्निकुंड को कहाँ से मिलाएंगे, कालीबंगा। बाकी आपका भंडारगृह, जो भंडारगृह आपका है वो आपका हो जाएगा कि हड़प्पा, ठीक है। भंडारगृह कहाँ होगा, हड़प्पा होगा। फिर बंदरगाह है, बंदरगाह आपका जो है वो आपका लोथल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मिला लीजिएगा कि ए का 4 कहाँ पर है, तो ए का 4 यहाँ पर आपको दिख गया। 2 ही ऑप्शन हमने दिखाया आपको, तो ऑप्शन नंबर जो 1 है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा का स्थल नहीं है। ऑप्शन ए है राखीगढ़ी, बी है सोतकाकोह, सी है गनवेरी वाला, ठीक है, गनवेरी वाला। डी है चिरांद। उत्तर दीजिए। देखिए पूछा क्या है कि हड़प्पा स्थल नहीं है, तो ये तीनों उनके हड़प्पा स्थल हैं। बाकी जो चिरांद है वो हड़प्पा स्थल नहीं है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेंगे, ठीक है। जो चिरांद आपका है ये है क्या, देखिए चिरांद नवपाषाणकालीन स्थल है, ठीक है। वो कौन सा स्थल है, हड़प्पा का स्थल नहीं है, नवपाषाणकालीन है, जो बिहार के सारण जिले में स्थित है। और यहाँ से क्या होता है, आपके हीरठ से निर्मित उपकरण की प्राप्ति हुई है। और जबकि जो आपके राखीगढ़ है और सोतकाकोह है और गनवेरी वाला है, तो ये हड़प्पा कालीन स्थल है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं, ये आपको 2014 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए क्या है। देखिए अभी आपने पूछा, अब आपने देखा कि चिरांद, अब थोड़ा इसको छोटा करेंगे ताकि आपको मिलान भी दिखे। देखिए ये आपको 2014, ठीक है, 14 में पूछा गया है। देखिए चिरांद, चिरांद को हम कहाँ लगाएंगे, बिहार। अभी हमने आपको बताया कि बिहार के कहाँ पर है, सारण जिले में है, तो यहाँ पर हम बिहार में लगा दिए। फिर बाकी जो 2 है कोल्डिहवा, ठीक है। कोल्डिहवा जो आपका है वो कहाँ पर आपके उत्तर प्रदेश में है,
ठीक है। दूसरा हम 2 में लगाएंगे। कुलडीवा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है। बाकी आपका जो बुर्ज होम है वो कहाँ पर है? वो कश्मीर में है आपका। ठीक है, यहाँ पर लगा दीजिएगा। और बाकी हालूर जो आपका बचा वो आपके आंध्र प्रदेश में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में स्थित भीमबटेका एक पुरा स्थल है। तो आप सभी को पता है कि ये हमारा पूरा पाषाणिक है। तो यहाँ पर जो गुफा है वहाँ पर शैलचित्र के अवशेष भी मिले आपको। तो ये 2013 में पूछा गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, भीमबेटका से आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखिए फिर वो एक क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाण स्थल है। अभी यहाँ पर भी आपको पूछा पूरा पाषाणिक, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर भी आपका भीमबेटका हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक स्थल वह है जहाँ पर, ऑप्शन ए है अतीत की स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, बी है उत्खनन के क्रियाकलाप कलाप होते हैं, सी है कि इतिहास भी लोग जुटते हैं, और डी है कि इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। अब ऐतिहासिक स्थल क्या है ये बताना आपको। तो देखिए जो आपका ऐतिहासिक स्थल होता है आप सभी को पता है कि अतीत की स्मृति या जो अवशेष हो वो मिलते हैं, उसी को हम ऐतिहासिक स्थल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया कि लगभग 3900 वर्ष पूर्व आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो कई कारणों से समाप्ति के कगार पर आने लगे। निम्नलिखित में से कौन सा उन कारणों में एक कारण नहीं है। ऑप्शन ए है कि जंगलों के विनाश और बाढ़ के कारण नगर नष्ट हुए, बी है कि मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों तथा द्वारा चरागाह और घास वाले मैदान को चराने वाले मृदा आवरण नष्ट हो गया, ऑप्शन सी है कि नदियां सूख गई जिसके कारण नगर समाप्त हुए, ऑप्शन डी है कि नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई हो गई। तो उत्तर दीजिए क्या होगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि लगभग आपका 3900 वर्ष पहले पूर्व की बात है, मतलब पहले की बात है, जब आरंभिक नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है, कई कारण से समाप्ति के क्या कगार पर आने लगे। तो उसका कारण क्या था, मतलब कि उन कारणों में से एक कारण नहीं था, ये पूछा है। ठीक है, नहीं पूछा है, नहीं का याद रखिएगा। उनका कारण नहीं था जो, वो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी। ठीक है, उनका कारण नहीं था, मतलब नगरों के बीच आपसी प्रतिद्वंदिता और लड़ाई नहीं थी, बाकी ये तीनों चीजें थी। आगे चलते अगले क्वेश्चन पर हम। चलिए क्वेश्चन आपका है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ। ऑप्शन ए है कि ऐसा लगता है कि शासकों के नियंत्रण समाप्त हो गया, ऑप्शन बी है कि जंगलों का विनाश हो गया। आइए सी दिखाते हैं ऑप्शन हम। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी है कि सभ्यता के पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ऑप्शन डी है कि संभवतः नदियां सूख गई थी, ऑप्शन ए कि ए बी डी, ऑप्शन बी है कि ए सी डी, ऑप्शन सी है कि बी सी डी, ऑप्शन डी है कि ए बी सी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा बिल्कुल सही होगा कि ए बी डी सही है, बाकी सी हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, बाढ़ नहीं आई थी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो चलिए हमारे 15 क्वेश्चन हो गए। 15 क्वेश्चन के बाद हम कल, आपको पता है यहाँ पर ये आपका चैप्टर 4 चल रहा था। ठीक है, दिखा देते हैं हम। चैप्टर 4 है आपका, ये ऐसे लिख लीजिएगा, चैप्टर 4 है, इसके बाद 5 और उसके बाद 6 7 ये सब लेकर चलेंगे। तो इसमें लगभग आपको 29 क्वेश्चन है। 29 में से हमने आपको 15 करा दिए हैं, बाकी के जो आपके 14 क्वेश्चन बचे हैं वो कल की क्लास में कराएंगे। और कल आपको देख लीजिए आपको कितना क्वेश्चन कराएंगे, ये 29 तो ये आपके ये कराएंगे। ठीक है, 29 ये कराने के बाद हम आ जाएंगे प्रारंभिक राज्य पर। तो यहाँ से आपके लगभग कितने क्वेश्चन हैं, तो यहाँ से भी आपके 6 7 8 और 9 10, मतलब यहाँ से 10 क्वेश्चन है। फिर आ जाएंगे हम चैप्टर किस पे, चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 से आपका कितना क्वेश्चन है देख लीजिएगा। चैप्टर 6 में आप सभी देखिएगा 14 क्वेश्चन है। फिर हम चैप्टर 7 पर आ जाएंगे। ठीक है, तो कल हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 6 तक खत्म कर दें, फिर चैप्टर 7 से हम स्टार्ट करेंगे। तो अब आइए एक बार आपको दिखा देते कि चैप्टर कितने, ताकि आप कंफ्यूज ना रहे कि कितने दिन में ख़त्म होगा। और हम सभी कोशिश करेंगे कि ये जो चैप्टर है वो जल्दी जल्दी से ख़त्म हो जाए। देखिए अब हम कहाँ पर पहुँचने वाले हैं, प्रथम शहर तो हमने ख़त्म कर लिया और प्रारंभिक राज्य हमने स्टार्ट कर दिया है। तो कल हम यहाँ तक ख़त्म, प्रथम साम्राज्य तक हम ख़त्म करके हटा देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे कितने चैप्टर बचेंगे यहाँ से देख लीजिएगा। फिर देखिए 2 से 3 दिन में हम एक टारगेट लेके चलेंगे कि जो हमारा हिस्ट्री है, ठीक है, जो हिस्ट्री हमारा है इसको हम लगभग आपका आज कितना डेट है, 26 27, तो हम 28 29 30 31 तक इसको हम ख़त्म करेंगे। ठीक है, 31 तक या 31 एक जो आपका मंथ चला हो, 31 का जो एक का दिसंबर 31 का ही शायद होता है, सॉरी अभी तो नवंबर चल रहा है, मैं दिसंबर में पहुंच गई। तो
इसको हम ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद हम अपना भूगोल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसको भी ख़त्म करने में हमें 3 से 4 दिन लगेंगे। और उसके बाद जितनी भी चीज़ें ये आपकी बची रहेंगी प्रोजेक्ट का, उसको करेंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हम फटाफट से कर लेंगे, क्योंकि हम एक साथ में 4-4, 5-5 क्वेश्चन को लेके चलेंगे, सॉरी 4-4, 5-5 चैप्टर को। तो आज के लिए इतना करते हैं, बाकी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए आप सभी, और शेयर भी कर दिया करिए ताकि लोगों तक पहुंच जाए। और प्लीज़ हमें कमेंट करके आप सभी बताया करिए कि आपको ऐसी वीडियोज़ चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आप सभी कमेंट नहीं करते तो फिर हमें लगता है शायद आपको नहीं चाहिए। तो अगर आप कमेंट नहीं करके बताएंगे तो शायद मैं कुछ चैप्टर कराने के बाद मैं इसको बंद कर दूंगी। देखिए, अभी एक लोग थे, उन्होंने कहा था कि मैम कंटिन्यू रखिए, तो हमने उनसे कहा था कि ठीक है कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तभी हम चीज़ें करा पाएंगे। हम डेली मैराथन कराएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे नहीं तो कोई मतलब नहीं है कराने का। तो आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। और जो हमारे पुराने बच्चे में बहुत सपोर्ट करते हैं, जो नए बच्चे हैं उनसे हम यही मतलब एक होता है ना कि अगर हम आपको फ्री में पढ़ा रहे हैं तो बस उनके लिए एक लाइक और एक शेयर हम मांग लेते हैं। तो अगर आपकी इच्छा होगी तो दे दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।